अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। कल हमने पिछली जो टॉपिक्स थे उसको कवर किया। आज उसके आगे का कुछ टॉपिक और बचे थे इस चैप्टर के थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में, तो उसको हम कवर करेंगे। लास्ट टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसमें कुछ लॉज हैं जो कवर किए जाएंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, सबसे पहले ब्लैक बॉडी होती क्या है, तो यहाँ डिफिनीशन में आपके लिखा हुआ है, अ ब्लैक बॉडी इज़ वन विच नाइदर रिफ्लेक्ट नॉर ट्रांसमिट बट एब्जॉर्ब होल ऑफ द हीट रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट। कहने का मतलब ये है कि सारी की सारी हीट रेडिएशन कोई अगर बॉडी एब्जॉर्ब करती है, 100% लगभग एब्जॉर्ब करती है, तो ऐसी बॉडी ब्लैक बॉडी कहलाती है। जबकि वो रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट नहीं करती है कोई भी हीट, यानी उसके अंदर से बाहर की तरफ कोई हीट निकल करके ट्रांसमिट नहीं हो रही है, या उसके ऊपर पड़ने वाली हीट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, बल्कि सारी की सारी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो ऐसी बॉडी ब्लैक बॉडी कहलाती है। जैसे हम ठंडी के दिनों में अगर ब्लैक कलर का या डार्क कलर का कपड़े पहन लेते हैं तो हीट एब्जॉर्ब मैक्सिमम होता है सन से, जबकि वहाँ से वो कपड़े ज़्यादा गर्म करते हैं। अगर हम हल्के कलर कपड़े पहनेंगे तो वो कपड़े कम गर्म करते हैं। तो वो एक्चुअल में ब्लैक बॉडी होती है जो टोटल हीट एब्जॉर्ब करती है, ट्रांसमिट नहीं होने देती, यानी फिर वो हीट बाहर निकल नहीं पाती। द एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज़ इन यूनिटी। जो एब्जॉर्प्टिव पावर होती है वो यूनिटी होती है। ये एक तरह की प्रोबेबिलिटी है। एब्जॉर्प्टिव पावर 100% वो माना जाता है कि वो एब्जॉर्ब करती है। व्हेन ए ब्लैक बॉडी इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर इट एमिट्स रेडिएशन ऑफ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ विद इन ए सर्टेन वेवलेंथ रेंज। जब ब्लैक बॉडी हीट की जाती है, यानी अब उसको हीट दिया जा रहा है, तो वो इमिट करेगी रेडिएशन, अलग अलग तरीके की रेडिएशन इमिट करेगी, अलग अलग वेवलेंथ की। इस वेवलेंथ की रेडिएशन को हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। द वेवलेंथ रेंज ऑफ इमिटेड रेडिएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी एंड डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी। जो इमिटेड रेडिएशन है वो मटेरियल कैसा है उस पर नहीं डिपेंड करती, बल्कि ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट आप आ जाइए इमिसिविटी। इमिसिविटी एक्चुअल में एक तरह का रेशियो है जो किसी बॉडी से हीट हीट एनर्जी रेडिएट होने का और ब्लैक बॉडी से हीट एनर्जी रेडिएट होने का उसका एक रेशियो बताता है। ठीक है, द इमिसिविटी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हीट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बाय द गिवन बॉडी टू द amount of heat energy radiated per unit time per unit area by a perfect black body of the same temperature। तो ये इमिसिव पावर को बताता है किसी जनरल बॉडी से किसी, तो इसको हम एप्सिलॉन से दिखाते हैं। एप्सिलॉन इज इक्वल टू ई स्मॉल ई अपॉन कैपिटल ई। स्मॉल ई है इमिसिव पावर ऑफ जनरल बॉडी और कैपिटल ई है इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो ये इमिसिव पावर यानी कितना एनर्जी हीट एनर्जी रेडिएट करती है कोई भी बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ब्लैक बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट अब अगर हम चलें आगे की तरफ तो आप इसके ऊपर एक लॉ देखेंगे जिसको वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। इसको जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, स्टेट एंड इलस्ट्रेट वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, गिव इट्स इम्पॉर्टेंट, वैसे वैसे आपको क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ का मतलब है, उसने एक लॉ दिया था वीन ने, उसके अकॉर्डिंग द वेवलेंथ लैम्डा एम करस्पॉन्डिंग टू विच द एनर्जी इमिटेड बाय ए ब्लैक बॉडी इज मैक्सिमम। यानी जहाँ ब्लैक बॉडी मैक्सिमम एनर्जी इमिट करती है, मैक्सिमम एनर्जी जिस रेडिएशन की होगी उसकी वेवलेंथ अगर लैम्डा एम है तो वो टेम्परेचर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होगी। यानी जो बॉडी का टेम्परेचर होगा अगर वो बढ़ेगा तो वेवलेंथ घट जाएगी। ठीक है, यानी शॉर्ट वेवलेंथ पे ज़्यादा टेम्परेचर और लॉन्गर वेवलेंथ पे कम टेम्परेचर होगा बॉडी का। इसको इस तरह भी कह सकते हैं, अगर बॉडी कम टेम्परेचर पे है तो वो जो इमिट करेगी मैक्सिमम एनर्जी की रेडिएशन उसकी वेवलेंथ लॉन्ग होगी, और अगर टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा है बॉडी का तो उसी हिसाब से
उसी हिसाब से वेवलेंथ जो होगी वो शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक रिलेशन था वेवलेंथ और टेम्परेचर में। वेवलेंथ इंटू टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसको बी कहते हैं, वीन कांस्टेंट कहलाता है। इसकी वैल्यू 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन होती है। ठीक, तो इसको आपको याद रखना है, इसकी वैल्यू याद रखनी है। वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं। तो न्यूमेरिकल जो है आप सिर्फ टोटल इसी पे है, जो कि सिंपल सा फार्मूला है, उस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आपको इसको इसी तरह से अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट वो इफ़ेक्ट है, जैसा कि आपको ग्राफिक के ज़रिए या फिगर के ज़रिए आप इसमें देख रहे हैं। जो अर्थ है, ये अर्थ है, नीचे क्लाउड्स हैं, ये अर्थ का पूरा एटमॉस्फेयर यहाँ पे है। तो सोलर एनर्जी जो सन से एनर्जी आ रही है, ज़मीन पे पड़ रही है, अर्थ पे सन से जो एनर्जी पड़ रही है अर्थ पे आ रही है, वो फिर फर्दर इंफ्रारेड वेव के फॉर्म में रेडिएट हो रही है ऊपर की तरफ, ज़मीन पे पड़ेगी, फिर ऊपर की तरफ जाएगी। तो एटमॉस्फेयर जो होता है, जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर में, वो फिर से उसको रिफ्लेक्ट करती हैं तो फिर वो सरफेस पे आती है। तो कहीं ना कहीं वो जो सोलर एनर्जी रेडिएटेड हीट के फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में, और क्लाउड भी बिल्कुल वही काम करता है जो हमारा एटमॉस्फेयर करता है। तो इस तरह से नाइट टाइम तक हमारी जो अर्थ है वो हीटिंग इफेक्ट देती रहती है और गर्म रहती है। अगर ये चीज़ ना हो तो हमारी अर्थ जो है नाइट टाइम में बहुत ठंडी हो जाएगी। तो इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। अर्थ के सरफेस को वार्म करता है नाइट टाइम में, इसी इफ़ेक्ट को ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहा जाता है। आपने पहले भी इसको इस तरह से पढ़ा है, इसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट किसको कहते हैं, आपके सिलेबस में पूरा ये है, तो इसी तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये भी एक लॉ है, स्टेट द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। इस तरह से पूछा जाता है, दिस लॉ स्टेट दैट द टोटल हीट एनर्जी इमिटेड बाय ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी पर सेकेंड per unit area is directly proportional to the fourth power of absolute temperature of its surface। ये जो एनर्जी रेडिएट करेगी परफेक्ट ब्लैक बॉडी अगर है तो जितनी एनर्जी रेडिएट करेगी पर यूनिट सरफेस एरिया और पर सेकंड के हिसाब से, वो टेम्परेचर की फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना उसका टेम्परेचर होगा उसकी फोर्थ पावर के, ये एक्सपेरिमेंटली है इसीलिए लॉ बना हुआ है। तो ई प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आता है, तो ई इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4 इफ़ एच इज़ द रेट ऑफ रेडिएंट एनर्जी। अगर एच जो है वो एनर्जी है, रेडिएंट एनर्जी है इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी ऑफ ए सरफेस ए, देन द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ इज़ द फॉर्म। वही फॉर्म जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यूनिट एरिया को हटा दें, सरफेस एरिया के हिसाब से हम लेंगे, तो ई इंटू ए, यानी उसी एरिया से ए एरिया के हिसाब से ई ए हीट जो है वो रेडिएट होगी। तो यहाँ पे इक्वेशन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाएगा, सिग्मा टी टू द पावर 4 ए। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, सिग्मा जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट, जिसको स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। उसके बाद ये चीज़ आप देखिए, सिग्मा की एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट, उसकी वैल्यू क्या होती है, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में इसका काम आएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा ये रूल नहीं है कि हम इसको पूरी तरीके से समझाएं, बस ये है कि टेम्परेचर और एनर्जी, टेम्परेचर और वेवलेंथ पे कैसे डिपेंडेंसी है, इसको फर्दर लॉज ने क्लासीफाई किया है। तो इसी तरह से विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है। नेक्स्ट आप देखिए, इफ़ द बॉडी इज़ एन इनक्लोजर टेम्परेचर टी नॉट, अगर बॉडी किसी, जैसे मान लीजिए हमारा रूम है, उसका टेम्परेचर टी नॉट है, उसके अंदर बॉडी रखी हुई, देन द रेट एट विच ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब रेडिएशन फ्रॉम द इनक्लोजर इज सिग्मा टी नॉट फॉर। तो उसी हिसाब से स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के हिसाब से जो बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, देयरफॉर द नेट लॉस ऑफ एनर्जी बाय द ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो लॉस कैसे निकालेंगे, जो ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर माइनस
जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है उसकी पावर 4 करेंगे। इस स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4। तो ये चीज़ आ जाएगी आपकी, सब उसी इक्वेशन पे डिपेंड है। इफ़ द बॉडी इज़ नॉट परफेक्ट ब्लैक बॉडी, अगर आप परफेक्ट ब्लैक बॉडी लेते हैं तो उसकी इमिसिविटी 1 होती है, तो एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पे 1 ली गई है इस वाले इक्वेशन में। अगर परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है तो उसकी इमिसिविटी कुछ 0.96 0.92 होगी, तब वहाँ पे इमिसिविटी को हमको कंसीडर करना पड़ेगा। तब वही स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ फिर से मॉडिफाई होगा और उसमें एप्सिलॉन का एक और फॉर्म जुड़ जाएगा जो कि ये दिया हुआ है, एप्सिलॉन सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। नेक्स्ट आपका है डिराइव द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग फ्रॉम स्टीफेंस लॉ। स्टीफेंस लॉ से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कैसे डिराइव हुआ है ये आप लोग डिराइव कर लेंगे आसानी से। इसमें सिर्फ आइडेंटिटी का यूज़ किया गया है, जो मैथमेटिकल आइडेंटिटी है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। तो आपको लास्ट में देखने को मिलेगा कि ये यहाँ पे डेरिवेशन उसका बिल्कुल सेम टू सेम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे आ गया। लास्ट आपका जो ये है न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल आपको खुद से करने हैं। ये भी सारे के सारे स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ पे हैं, आप देख रहे होंगे जितना भी है सब सिर्फ उसमें वैल्यू रखनी है और आपको। तो ये सारे जो न्यूमेरिकल मैं देता हूँ इजी न्यूमेरिकल हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आपको करना क्या है, अपनी एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल लगाने हैं इन टेक्स्ट में जो है, प्लस एक्सरसाइज लगानी है। अभी हम एनसीईआरटी का वो भी दे देंगे आपको, जो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है उसको पीडीएफ में रहेगा, उसको भी नोट करिए अपनी कॉपी में। इसके साथ ये चैप्टर फिनिश होता है इंशाल्लाह। आगे से नया चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा, तब तक आप लोग घर पे हैं, इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें। जहाँ नहीं समझ में आए आप नो डाउट आसानी से कहीं पे भी रहूँ मैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप उसमें व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, सब में डाउट क्लियर कर सकते हैं।